शहरी ससुराल की देसी रसोई। पीयूष का परिवार रमा को देखने उसके घर आया हुआ था। रसोई में खड़ी रमा टेंशन में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी कि पता नहीं बाहर दोनों परिवारों में क्या बात हो रही होगी। तभी सुमित्रा अंदर आती है। अरे रुको रुको मम्मी, ये क्या तब से अंदर बाहर कर रही है तुम? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है बाहर? वो नास पिटे सिर्फ खाएंगे ही या कुछ बोलेंगे भी? क्या बोल रहे हैं? ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का बेटा? तुम बच्ची नहीं रही अब। तुम्हारा रिश्ता देखा जा रहा है, शादी होने वाली है तुम्हारी। लड़के वालों को तुम अच्छी लगी हो। मुझे तो लगता है वो आज सगाई करके ही लौटेंगे। कुछ देर में मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी, ये नाश्ते के प्लेट लेकर बाहर आ जाना। हाँ, ये कहकर सुमित्रा बाहर चली जाती है और बैंड रमा की बज जाती है। तेरे हाथ पैर कांप रहे बहन। उन्होंने हाँ नहीं बोल दिया। अभी वक्त है, बहुत कुछ किया जा सकता है। और फिर तू पीयूष से कर लेना शादी। क्या किया जा सकता है? अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मम्मी ने कहा है बात ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। और कैसे कर लूंगी शादी? लड़की की शक्ल देख रही है तू? शक्ल से ज़्यादा बड़ा तो चश्मा है इसका। मुझे नहीं करनी इस भेंगे से शादी। इससे पहले कि रमा कुछ सोच पाती, बाहर से सुमित्रा उसे आवाज़ लगाती है और ना चाहते हुए भी नाश्ते की प्लेट लेकर रमा को हॉल में आना पड़ता है। हे भगवान, लड़की के साथ आई सारी औरतों ने तो घूंघट किया है। ऐसे कर में रिश्ता करा रहे हैं पापा मेरा। ये लीजिए भाई साहब, आ गई हमारी लाडू। हमें तो लड़की देखने की जरूरत ही नहीं थी भाभी जी। हमारी तरफ से तो पहले ही रिश्ता पक्का है। इससे पहले कि सुजीत पूरी बात कह पाता, रमा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और वहीं मच जाती है अफरा तफरी। सभी रमा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। तब से 5वीं बार बोल चुकी हैं आप ये। मुझे पेशेंट को देखने तो दीजिए और पहले आप सब बाहर जाइए। एक पेशेंट के पीछे 15-20 लोग। ये क्लिनिक है मेरा, कोई सब्जी मंडी नहीं है। रमा तो एक्टिंग कर रही थी रिश्ते से बचने के लिए, पर प्रेम को ये नहीं पता था। वो जैसे ही रमा को एग्जामिन करने जाता है उसका फ़ोन बज जाता है। अरे यार मम्मी, क्लिनिक में हूँ मैं। पेशेंट देखूँ कि लड़की देखूँ? हद करती हो तुम भी। लड़की लड़की, अरे तुम प्रोफेसर हो, पढ़ी लिखी हो, उसके बाद भी ऐसी बातें करती हो। शादी सिर्फ एक फैंटेसी है, कोई नेक्सिटी नहीं। आपकी मम्मी प्रोफेसर है और आप डॉक्टर? वाओ, सो लकी। मेरे घर पर तो किसी ने ग्रेजुएशन के आगे पढ़ाई नहीं की। पापा तो सिर्फ 10वीं पास है, दुकान पर बैठते हैं। इसलिए ना मेरी शादी मोटे पेट वाले कपड़ा व्यापारी से करवा रहे थे और इससे पहले कि रिश्ता पक्का होता मैं बेहोश होकर गिर गई। आप प्लीज़ सबसे कह दीजिए ना मुझे कोई गंभीर बीमारी है ताकि लड़के वाले इस रिश्ते के लिए मना कर दे। इतनी मेहनत करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे उन लोगों की सोच मालूम पड़ रही है, आपके बेहोश होते ही न जाने उन्होंने क्या क्या सोच लिया होगा। और प्रेम की बात 16 आने सच निकलती है। बाहर सुजीत मुरारी से कहता है, जवान लड़की का इस तरह बेहोश होना क्या दिखाता है? ये तो हम भी समझ रहे हैं मुरारी भाई साहब। इतनी दुनियादारी तो हमने भी देखी है। ये क्या बोल रहे भाई साहब आप? मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र है। घबरा गई होगी। ऐसे में ना लड़कियां घबरा जाती हैं। ऐसे ही घबरा रही वो अंकल जी। तो फिर मेरा घर क्या संभालेगी? मुझे ऐसी कमज़ोर लड़की से शादी नहीं करनी। ये कहकर प्रेम के क्लिनिक से ही सुजीत अपने परिवार के साथ वापस लौट जाता है। बीपी लो के सिम्टम्स लिख देता हूँ मैं। इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। वैसे ये झूठ बोलने के लिए मुझे क्या मिलेगा? मेरा मोबाइल नंबर। और यहीं से रमा और प्रेम की बात करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को पूरा वक्त देते। जैसे ही रमा का कॉलेज ओवर होता, प्रेम उसे पिक करने कॉलेज के गेट पहुंच जाता। कार में बैठ जाओ, ऑटो से घर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा सेफ नहीं लगते मुझे। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ। अब क्या सोच रही है बहन? डॉक्टर साहब को ही दिल का मरीज बना दिया तूने। रात के 10 बजे प्रेम अपने घर लौटता है। डॉक्टर साहब, भूखा सोना पेट के लिए अच्छा नहीं होता, ये तो आपको भी पता होगा। सामने टेबल पर खाना रखा हुआ है, फिर भी आप कमरे में जा रहे हैं। मुझे भूख नहीं है मम्मी। वही तो देख रही हूँ। ठीक 8 बजे घर लौटने वाला मेरा लड़का आजकल 10-10 बजे घर आता है, फिर भी उसे भूख नहीं लगती। क्लिनिक तो सुबह 11 बजे खुलती है, पर तू 8 बजे ही निकल जाता है। जिस लड़के ने कभी जिम का मुंह नहीं देखा था, आजकल जिम भी कर रहा है। आप बिना सुमन जी, यही तो उम्र है, जीने दीजिए बेचारे को। अरे तो मैंने कब रोका है? बिल्कुल जिए, पर जिसके लिए ये सब कर रहा है उससे मुझे भी तो मिलवा दे। वो एक लड़की है मम्मी, रमा नाम है उसका। प्रेम के कहने की देर थी कि सुमन रमा के घर उसका हाथ मांगने पहुंच जाती है। आपका परिवार तो काफ़ी पढ़ा लिखा है बहन जी। आप प्रोफेसर, भाई साहब लॉयर, प्रेम बेटा डॉक्टर।
मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है बहन जी, फिर भी उसकी शादी यूएस से हो गई, फिर वहीं सेटल हो गई वो। हमारे घर में किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है। मेरी बड़ी बहू को भी जो भी पहनना होता है, जैसे रहना होता है, वो वैसे ही रहती है। इससे अच्छा परिवार कहाँ मिलेगा। हमें ये रिश्ता मंजूर है। कौन सा बाप अपनी बेटी को इतने अच्छे घर में भेजना नहीं चाहेगा। मुरारी जैसे ही रिश्ते के लिए हाँ करता है, प्रिया पंडित जी को बुला लेती है और शादी की तारीख निकलवा लेती है। पर इससे पहले कि लड़की वाले कोई तैयारी कर पाते, प्रिया का कॉल मुरारी को आता है। मुझे उस दिन आपको बता देना चाहिए था अंकल जी, पर वो क्या है ना, मेरे दिमाग से ही निकल गई बात। शादी में हम देसी रसोई का अरेंजमेंट करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ आप किसी कैटरिंग वालों से बात मत कीजिएगा। कैटरिंग ना हम ही करवाएंगे। सब कुछ आप लोग ही कर लेंगे तो हमें आपकी खातिर करने का मौका कैसे मिलेगा बेटा जी? आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं अंकल जी, इससे अच्छी खातिर क्या करेंगे आप हमारी। ये कहकर प्रिया फ़ोन रख देती है। दिया लेकर भी ढूंढते ना, तब भी ऐसा परिवार नहीं मिलता। कहीं कोई पैसे ही नहीं लग रहे। हमारे खाने तक का अरेंजमेंट लड़के वाले कर रहे हैं। रीति रिवाजों के साथ अच्छी तरह विवाह संपन्न हो जाता है और रमा अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह ठीक 4 बजे प्रिया रमा के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। तुम्हारी जेठानी हूँ मैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें हमारे घर के रसोई के नियम समझा दूँ। आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तो तुम्हें रसोई में ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो मैं तुम्हें पहले ही जगाने आ गई। रसोई की कैसे नियम भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा वही तो, तुम्हारी लव मैरिज हुई है, देवजी ने तो पहले से ही बता दिया होगा। सब जानने के बाद ही तो तुमने शादी के लिए हाँ की होगी। सॉरी, तुम ना आराम से 7 बजे उठना। रमा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो वापस जाकर सो जाती है और ठीक 7 बजे तैयार होकर रमा किचन में आती है। एक काम करती हूँ, क्रशर से सब्जियाँ काट लेती हूँ, दूसरी तरफ सूजी भिगो देती हूँ, फिर इसमें इनो डालकर फर्मेंट कर लूँगी और सभी के लिए चीले उतार दूँगी। ये ठीक है, पर ये क्रशर क्यों नहीं दिख रहा। रमा अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे क्रशर मांगती है। बोलने के पहले सोच भी रही हो रमा कि नहीं, हमारे घर पर ये सब यूज़ नहीं करते। गैस तो अभी आया है, वरना भट्टी चलती थी। गर्मी में तो बैंड ही बच जाता था। क्या बना रही हो तुम? मार्केट से डलने वाली चीज़ का यूज़ तो नहीं होगा ना? हमारे घर में पैकेट का कोई भी सामान नहीं आता। इनो भी नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं। धीरे बोलो, धीरे। मम्मी जी के कानों में ये बात पड़ गई तो बेकार में बवाल हो जाएगा। अच्छा तो चटनी बनाने के लिए बता दीजिए मिक्सर ग्राइंडर कहाँ है, बाकी इनो की जगह दही डाल दूंगी मैं। सिलबट्टा पड़ा है, उस पर चटनी बना लो, मिक्सर नहीं है हमारे घर। मम्मी जी का मानना है कि मिक्सर ग्राइंडर में क्रश होने के बाद खाने के न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। मैं अपने 7 साल के बेटे के लिए भी सिलबट्टे पर पीस कर सॉस बनाती हूँ। वो बच्चा अगर मैनेज कर सकता है तो तुम तो फिर भी एडल्ट हो। अपनी जेठानी की बात सुनकर रमा को तो ठंडी में भी पसीने छूट जाते हैं। वो किचन में फ्रिज का ठंडा पानी पीने जाती है और यहाँ वहाँ फ्रिज ढूंढने लगती है। मतलब ना फ्रिज ना मिक्सर, इस घर में कुछ भी नहीं है। ये किस गांव की रसोई में आ गई मैं? इतने पढ़े लिखे लोग और ऐसा किचन। क्या बनाऊँ मैं यहाँ? कम से कम 4 घंटे का वक्त चाहिए खाना बनाने के लिए। अच्छा अब समझ में आया भाभी क्यों मुझे सुबह 4 बजे उठाने आई थी। प्रेम ने तो ज़रा भी हिंट नहीं दिया मुझे कि अंदर इतना बड़ा झोल है। फिर रमा बनाती है रोटी और सब्जी और सभी को परोसती है। मैंने सोचा था आप सबके लिए चिल्ला और नारियल की चटनी बनाऊंगी मम्मी जी, पर किचन में हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही नहीं है, इसलिए सब्जी और रोटी बनाकर ले आई। हाँ तो अच्छी बात है ना बहू, सब्जी रोटी तो सेहत के लिए अच्छी होती है। मुझे तो बहुत पसंद आया खाना। बिल्कुल मम्मी जी, और मेरे दिव्यांश को तो रोटी सब्जी बड़ी ही पसंद है। क्यों बेटा? हाँ चाची, आपने अच्छा किया रोटी और सब्जी बना ली, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। कैसा अजीब बच्चा है, इसे भी रोटी सब्जी पसंद है। मुझे तो लगा था दिव्यांश का नाम लेकर बाहर से कुछ मंगवा लूँगी, पर ये तो अपनी दादी पर ही गया है। रमा बेचारी टेंशन में आ जाती है। उसे मॉडर्न ससुराल तो मिल चुका था, पर इस मॉडर्न ससुराल की रसोई बिल्कुल देसी थी। दोपहर में रमा जब रसोई में खाना बनाने जाती है तो आटा ही खत्म हो जाता है, पर रमा के ससुराल में तो पैकेट का आटा आता ही नहीं था। इसलिए बेचारी रमा को चक्की पर गेहूं पिसवाने जाना पड़ता है, जहाँ उसे मिल जाती है ज्योति। अरे ज्योति, अच्छा हुआ तू मिल गई यार। आज ना मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। पता है यार, मैं बुरी फंसी हूँ। चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं ये लोग, तेल भी पैकेट वाला नहीं खाते, वो भी पिसवाते हैं। ना मिक्सचर है, ना ओवन, ना एयर फ्रायर, केक तक नहीं बना सकती। मुझे बाहर का खाना खाना है यार, क्रेविंग हो रही है। तू ना सच में पागल है। दिन में जैसा तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं वैसा कर ले।
और रात को अपनी मर्जी चला। जब सब सो जाए तब उठकर मैगी बनाकर खा लिया करना। बाकी मैं तो हूँ ही, संडे को कहीं चलने का प्लान कर लेते। अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। रमा स्नैक्स खरीदकर अपने पर्स में छुपाकर अपने घर लौट आती है और रात के 12 बजे चुपके से किचन में जाकर बनाती है मैगी। और जैसे ही वो मैगी कमरे में लेकर आती है, ये क्या मजाक है रमा, तुम्हें पता है ना हमारे घर में ये सब नहीं चलता। तुमसे नहीं डरने वाली मैं प्रेम। मम्मी जी की सुन ले, भाभी जी की सुन ली, तुम मेरे पति हो, मेरे जेठ नहीं हो। और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी कि तुम्हारे घर में रसोई के पीछे इतनी तिगड़म है। मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। अब मैं मैनेज कर रही हूँ ना, तुम भी करो। प्रेम रमा से कुछ नहीं कहता, पर चुपके से अपनी माँ के नंबर पर मैसेज कर देता है। और सुमन पूरी पलटन लिए प्रिया के कमरे के बाहर पहुंच जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। मेरी रसोई में मैगी बनी कैसे बहू, दरवाज़ा खोलो। मम्मी जी। सो बैड चाची, दादी अंदर से चिप्स के रैपर की भी आवाज़ आ रही है। पूरा घर एक के बाद एक रमा को इतना सुनाता है जितना अपने 26 साल के जीवन में रमा ने नहीं सुना था। हो क्या ना मम्मी जी, सुबह के 4:30 बज गए। समझ गई मैं, अब नहीं करूंगी दोबारा गलती। गलती नहीं, गलती की बात ही नहीं है रमा। अब पूरी किचन को धोकर साफ करना होगा मुझे। काम बढ़ा दिया ना तुमने मेरा। मैगी सामने होने के बावजूद रमा को खाने नहीं मिलती और देसी रसोई खाकर ही वो अपना काम चलाती है। 2 दिन बाद रमा अपनी सास के पास जाकर मायके जाने की परमिशन मांगती है। अरे बहू, पर अपने मायके जाने के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, आराम से जाओ। अब मैं खाऊंगी बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन। रमा अपने मायके आती है जहाँ उसकी माँ ने पहले ही अपनी बेटी के लिए चाउमीन, मंचूरियन, पास्ता और पता नहीं क्या क्या बनाकर रख दिया था। सारे खाने को रमा टेबल पर लगाकर पहले तो 10 मिनट उन्हें निहारती रहती है। अमृत है अमृत ये मम्मी। चाउमीन खाने के लिए रमा उठाती है कि दरवाजे से उसकी जिठानी अंदर आती है। ये करने आई थी तुम यहाँ? मुझे पता था कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा। फोटो ले लिए मैंने। अब मम्मी जी से तुम समझना, मैं बाहर खड़ी हूँ, चलो मेरे साथ। अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे कैसे लोग हैं ये। रेस्टोरेंट में खाने जाओ तो मम्मी जी पीछे से अपने स्टाफ भेज देती है, मायके में खाओ तो भाभी पीछे पीछे आ जाती है। जीना हराम कर दिया है मम्मी इन लोगों ने। रमा अपनी भाभी के पीछे पीछे अपने ससुराल पहुंचती है जहां उसकी क्लास लगाने उसकी ननद यूएसए से आ धमकी थी। मुझे पता था ये तो होना ही है भाभी। ये देखिए मम्मी, भाभी की इंस्टाग्राम की पोस्ट। भाभी बर्गर खा रही थी पिछले थर्सडे। आप सबको ब्लॉक कर रखा है भाभी ने। इंस्टाग्राम पर फूडी नाम का पेज है भाभी का। आपकी देसी रसोई का सत्यानाश करने का ठेका भाभी ने तो लिया है। कोई मुझे जहर दे दो, कैसे लोग गई है। पहले तो तुम गंगा स्नान करके आओगी, बाहर का खाना खाया है तुमने, अब तुम शुद्ध नहीं रही। और जिस हिसाब से तुम्हारी गलतियां बार बार हो रही है, 1 हफ्ते तक अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा। रमा गंगा स्नान करने तो जाती है पर उसी गंगा में खड़ी होकर कसम खाती है। इस पवित्र जल में खड़ी होकर मैं ये कसम खाती हूँ कि अपने ससुराल वालों की ये देसी रसोई का ड्रामा खत्म करवा के रहूंगी। आज से रमा ठान लेती है कि वो किसी भी तरह अपने ससुराल वालों के अंदर से ये देसी रसोई का प्यार खत्म करके रहेगी। रसोई में काम कर रही रमा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, प्रेम तो बिना टिफिन लिए क्लिनिक जाते हैं, क्या उन्हें भूख नहीं लगती? पता लगाना पड़ेगा। और रमा प्रेम के पीछे पीछे उसके क्लिनिक पहुंच जाती है जहां प्रेम का स्टाफ बाहर एक ठेले से इडली खरीद रहा था। हैं? क्लिनिक में बाहर का खाना अलाउड है क्या सुरेश जी? घर से खाना बनाकर क्यों नहीं लाते हो तुम? मैडम ये मेरे लिए पैक नहीं करवा रहा हूँ मैं, ये तो सर के लिए है। सर हमेशा इसी इडली वाले से इडली खाते हैं और शाम को झाल मुड़ी। वाह वाह पतिदेव, मेरी मैगी पर ताला लगाने के बाद खुद इडली और झाल मुड़ी खाई जा रही है। पति का राज पता करने के लिए रमा पहुंचती है दिव्यांश के स्कूल, जहां दिव्यांश स्कूल के दरवाजे पर खड़ा अपने दोस्त का टिफिन खा रहा था। हाँ, अब समझ में आया इस बच्चे को बाहर के खाने की क्रेविंग क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके दोस्त इसे बर्गर पिज्ज़ा खिला देते। 2 विकेट तो गिर चुके थे, अब बारी थी अनीता की। मेरा इंस्टाग्राम चेक किया है ना दीदी ने, तो मैं भी उनके और उनके दोस्तों के सोशल मीडिया अकाउंट देख लेती हूँ। रात को आज बड़े मन से रमा सभी के लिए देसी रसोई बनाती है और टेबल पर परोसती है। देसी रसोई का ना अपना ही मज़ा है मम्मी जी, कसम से। पर काश आप इस देसी रसोई की लाज रखती भाभी। आपके वार्डरोब में कपड़ों के बीच मुझे ये भुजिया का पैकेट मिला।
अब आप कहेंगे ये सब मैंने वहाँ रख दिया था, इसलिए आप जब चुपके से भुजिया निकाल कर खा रही थी ना तो मैंने फ़ोटो ले लिया था। ये क्या हो गया है आप सब लोगों को? मम्मी ने अगर कहा है कि घर में बाहर का खाना नहीं आएगा तो कैसे खा रहे हैं आप लोग बाहर का खाना? जैसे आप खाती है दीदी, आपने अपने प्रोफाइल से तो अपने खाने की फ़ोटो छुपा दी थी, पर आपकी फ्रेंड की प्रोफाइल में मुझे ये आपकी फ़ोटो मिल गई। कैसे कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा दबाए जा रही हैं आप। दिव्यांश बेटा, इस फ़ोटो में तुम ही हो ना? देखिए ना ज़रा मम्मी जी। और प्रेम, तुम्हारा इडली वाला कह रहा था कि वो 2 दिन के लिए गांव जा रहा है तो तुम्हें इडली नहीं दे पाएगा। तुम सबके सब ये कर रहे हो मेरी पीठ के पीछे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब खाना खाने के लिए भी लोग तुमसे पूछेंगे क्या सुमन? तुम्हें पसंद नहीं था कि घर में कोई बाहर से खाना लाए, तो इन्होंने रसोई में बाहर से खाना लाना बंद कर दिया। तुम्हारी शर्म रखते हैं इसीलिए तो बाहर छुप कर खा रहे हैं। रमा ने तुम्हारे सोने के बाद घर में मैगी बनाई पर तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो तो जो कर रही थी तुम्हें बता कर रही थी, अपने मायके जाकर खा रही थी, तब भी तुम्हें तकलीफ थी। और तुम सब आंडू पांडू रमा को बदनाम कर रहे थे, और तुम सब खुद क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं तो खुद हमेशा मोहन के यहाँ जाकर मिठाइयाँ खाता हूँ। देखिए सुमन जी, जब बच्चे छोटे थे तो आप इन्हें बाहर का खाने से रोकती थी, समझ में आता था। अब ये बड़े हो गए और थोड़ा थोड़ा बाहर का खाने से कुछ नहीं होता, पर हाँ, कोई रसोई में बाहर का खाना नहीं लाएगा। हमें मंजूर है। अरे इस तरह देसी रसोई विदेशी तो नहीं बनती, पर हाँ, रसोई के अलावा कमरे में बाहर का लाना अलाउड हो जाता है।